जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इंग्लिश में हम कहते हैं। राष्ट्रीय आय होता क्या है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय आय 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। इसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। या राष्ट्रीय आय से तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं। एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है, शुद्ध आय। इसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित 4 अवधारणाएं प्रमुख हैं। नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आइए आगे देखते हैं इन सभी का विस्तार में। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है, आगे देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। सभी वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी दी हुई अवधि में सामान्यतः एक वर्ष उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग उस देश की जीडीपी कहलाती है। किसी देश के भीतर किसी दी हुई अवधि में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग उस देश की जीडीपी कहलाती है। उस देश की जीडीपी कहलाती है। यह एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसका जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष, आयात निर्यात के योगफल द्वारा किया जाता है। इसका जो आकलन है सकल घरेलू उत्पाद का जो आकलन होता है, उसका निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष, आयात निर्यात के योगफल द्वारा किया जाता है। जीडीपी में उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है जो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रह रहे हों। जीडीपी उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं के मूल्य को भी जोड़ा जाता है जो देश के भौगोलिक सीमा के भीतर रह रहे हैं उसे। जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न हैं। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी देश की जीडीपी मान लो 107 रुपया है। किसी देश की जीडीपी मान लो 107 रुपया है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि दर 7% है। किसी देश की जो जीडीपी 107 रुपया है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर
ये 7 रुपया है, ये वृद्धि दर पूछा है, ये वृद्धि दर 7% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों को तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है। यह परिणाम स्वरूप दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता है। ये हो गया जीडीपी। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। आइए इसे देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था का किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाले कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाले कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिनका मतलब उस सामान का जिसने या टूटने फूटने से होता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में से जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, शुद्ध घरेलू, इसे हम पढ़ सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, उसे हम एनडीपी कहते हैं। शुद्ध घरेलू प्राप्त हो जाता है, एनडीपी कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिनका मतलब उस सामान का घिसने या टूटने फिटने से होता है। यही परिभाषा है, इसको हम फार्मूला भी ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। कौन करता है? मंत्रालय करता है, उद्योग मंत्रालय करता है। उद्योग नहीं, उद्योग मंत्रालय। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। केंद्रीय वाणिज्य यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादों में होने वाली मूल्य कटौती की दर तय होती है। मूल्य कटौती की दर तय होती है। अगर बाजार की व्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है, अगर बाजार की व्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है तो उसे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, या घरेलू मुद्रा में दर्ज गिरावट से तय होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अवमूल्यन किसे कहते हैं? अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो ये समझ लीजिए, अगर बाजार की व्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है, घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने होता है, या हम इंडिया के मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है, तो उसे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं।
या घरेलू मुद्रा में दर्ज गिरावट से तय होता है। ये हो गया आपका एनडीपी। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक है। किसी अर्थव्यवस्था में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। जो जीडीपी में होने वाले आय को जोड़कर, विदेशों से होने वाले आय को जोड़कर हासिल होता है, उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। या हम दूसरे तरह के परिभाषा से कह सकते हैं किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई अवधि में, सामान्यतः एक वर्ष में, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग उस देश का जीएनपी कहलाता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग उस देश का जीएनपी कहलाता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जीएनपी में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, जबकि देश में रह रहे विदेशियों की उत्पादक सेवाओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, समान फार्मूले के मुताबिक जीएनपी जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय के बराबर है, लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आमदनी के बदले हानि होती है। लिहाजा भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी विदेशों से होने वाली आमदनी के बराबर होता है। यानी भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है। भारत का जो जीएनपी है वो हमेशा जीडीपी से कमतर होता है। निजी प्रेषण क्या होता है? निजी प्रेषण जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट रेमिटेंसेस भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भारत में काम करते हैं। इन लोगों के निजी लेन देन से जो आमदनी होती है उसे निजी प्रेषण कहते हैं। निजी प्रेषण क्या होता है? जो भारत के नागरिक हैं वो दूसरे देशों में काम करते हैं और जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो भारत में काम करते हैं। इनका निजी लेन देन से जो आमदनी होती है, निजी लेन देन से आमदनी होती है, उससे हम निजी प्रेषण कहते हैं। भारत 1990 के दशक की शुरुआत तक हमेशा फायदे में रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे थे। हालांकि खाड़ी युद्ध के चलते इसमें भारी कमी देखने को मिली है। इसके बाद भारतीय अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में काम करने के लिए जाते रहे। आज भारत दुनिया में निजी प्रेषण के जरिए सर्वाधिक आमदनी करने वाला देश है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक 2015 में भारत को इस तरीके से 72 अरब डॉलर की आमदनी का अनुमान है। कितने? 72 अरब डॉलर। 2013 में भारत को 70 अरब डॉलर की आमदनी हुई थी। साल में सबसे ज्यादा
चीन 2014 में 74 अरब डॉलर की आमदनी के साथ दूसरे नंबर पर है। अब ये उठता है क्वेश्चन, विदेशी कर्जे पर ब्याज। आइए इसे भी समझ लेते हैं। ब्याज के भुगतान पर कुल फायदा या नुकसान, इसमें एक स्थिति वह होती है जहां एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों को कर्जे पर रकम देता है तो उसे ब्याज की आमदनी होती है। ब्याज की आमदनी कैसे होती है? ब्याज के भुगतान पर कुल फायदा या नुकसान, इसमें एक स्थिति वह होती है जहां एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों को कर्जे पर रकम देता है, उसे ब्याज की आमदनी होती है। एक दूसरी स्थिति यह भी है जब कोई अर्थव्यवस्था किन्हीं दूसरे देशों से कर्ज लेता है। जब कोई अर्थव्यवस्था किन्हीं दूसरे देशों से कर्ज लेता है तो उसे ब्याज का भुगतान करना होता है। अगर भारत के मामले में यह हमेशा नुकसान वाली स्थिति में होती है, क्योंकि भारत पर काफी ज्यादा विदेशी कर्ज है और अनुदान की प्राप्ति घटती गई है। इसका मतलब यह है कि भारत के जीएनपी को हासिल करने के लिए जीडीपी में विदेशों से होने वाली आमदनी जुड़ने के बजाय घटेगी। जीएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह हैं। जीएनपी के उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, जीएनपी के उपयोग क्या है? इस राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इस राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। आईएमएफ है जो आईएमएफ है दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता, जिसे हम पीपीपी, क्रय शक्ति तुल्यता पीपी के आधार पर रैंक तय करता है। हम पीपी के बारे पेज नंबर चैप्टर 22 में पीपी के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन और यूएसए के बाद भारत का स्थान, लेकिन भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अप्रैल 2016 अब तक तुल्यता जीडीपी के आधार पर की जाती है। 2016 के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, ग्रॉस नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट में से, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, सही था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरी परिभाषा के तौर पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर सकल जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। सकल जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन
जीएनपी माइनस जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी प्राप्त होता है। यानी एनएनपी को हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट या डिप्रेसिएशन, या हम एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय मूल्य कटौती। फार्मूला सही है ये, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट, डिप्रिसिएशन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। एनएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से हैं, या किसी भी अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय यदि जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय है लेकिन राष्ट्रीय आय के तौर पर नहीं लिखा जाता है। या किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, यद्यपि जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय ही है लेकिन राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के तौर पर नहीं लिखा जाता है। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को अतिरिक्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। जब हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं, एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उसे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। जब हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। जैसे मान लीजिए कुल आबादी हो गई, कुल आबादी से भाग दे देते हैं एनएनपी को तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है। हालांकि अर्थव्यवस्था को किसी भी संपत्ति के मूल्य में कटौती करने का प्रस्ताव दिया जाता है जब आयु में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी वित्त संस्थान नेशनल इनकम के आधार पर देशों की तुलना करते हैं। तो ये हो गया आपका एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय लागत और मूल्य भी तय कर लिए जाने चाहिए। जो राष्ट्रीय आय की है तो उसकी लागत और मूल्य तय कर लिए जाने चाहिए। लागत क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था की आय का मतलब किसी
सॉरी, किसी अर्थव्यवस्था की आय मतलब इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो घटक लागत पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत पर। घटक लागत पर या फिर बाजार लागत पर की जाती है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? घटक लागत मूल्यतः निवेश की गई लागत होती है। घटक लागत जो है वो निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे कि पूंजी की लागत मतलब ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। इसे कारखाना लागत या उत्पादन लागत भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य। तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे।